कल बेटा हमने पढ़ा था कि प्रिंट माध्यम की जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसमें जो थे आपके प्रिंट माध्यम में जो शॉर्ट क्वेश्चन थे बच्चों, वे आपने सारे जो है अंडरलाइन कर लिए होंगे और वो आपने अपनी जो है नोटबुक में भी आपको राइट करने हैं। तो हम पढ़ रहे थे बेटा प्रिंट माध्यम के बारे में। प्रिंट माध्यम जो है, प्रिंट जो है इंग्लिश का शब्द है बेटा, और मुद्रित जो है हिंदी का है। तो प्रिंट और मुद्रित जो है एक ही बात है। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम। प्रिंट माध्यम कौन कौन से हैं बच्चों हमारे? प्रिंट माध्यम जैसे पुस्तकें हैं, जो भी छपाई की जो भी है हमारे पास, अखबार है, पाठ्य पुस्तकें हैं या मैगजीन है, तो ये सभी क्या है? प्रिंट माध्यम है। तो इनका जो है प्रिंट माध्यम का के बारे में हम दोबारा एक बार विस्तार से पढ़ते हैं। प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम। प्रिंट माध्यम को मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। तो जितने भी जनसंचार के साधन है, सबसे पुराना कौन सा है बच्चों? प्रिंट माध्यम। यानी कि जो जनसंचार के साधन सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी प्रिंट माध्यम की। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। जब हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो मुद्रण की जो शुरुआत किस देश से हुई? चीन से हुई। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, जो आपको तस्वीर में भी नीचे दिखाया गया है बेटा, ये है छापा खाना। तो इसके आविष्कार का श्रेय जो है जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। तो आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ये आपका। रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका रही। भारत में पहला छापा खाना कब खोला गया? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खोला गया। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए, पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया। तो ये जो है ईसाइयों ने खोला था बेटा गोवा में पहला छापा खाना भारत में। तो ईसाई पादरियों ने खोला था ये, और इसका जो उद्देश्य था खोलने का वो क्या था? अपने धर्म का प्रचार करना। तब से आज तक बदलाव आए हैं। यानी कि 1556 में जब भारत में पहला छापा खाना खुला था, 1556 से लेकर अब तक जो है मुद्रण तकनीक में काफी चेंजेस आए हैं और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार। इश्तिहार, ये सारे क्या है? मुद्रित माध्यम है। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है, यह दोहराने की जरूरत नहीं है। यह हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मुद्रित माध्यमों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यह दोहराने की जरूरत नहीं कि मुद्रित माध्यमों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। तो मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं जो है, अगर हम लिखेंगे तो बच्चे यहाँ से जो है अंडरलाइन करेंगे इनको। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं, नंबर 1, इनमें स्थायित्व होता है। यानी कि हम जो है अपनी पुस्तक को, मैगजीन को कितने भी दिनों तक जो है संभाल कर रख सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। इनको प्रिंट माध्यम। नेक्स्ट क्या है बेटा विशेषता?
नंबर एक क्या, इनमें स्थायित्व होता है, हम जो है भविष्य में कभी भी जो है इनको देख सकते हैं और संभाल कर इनको रख सकते हैं, और हम इनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, पहली है इनमें स्थायित्व होता है, नंबर एक। ऐसे ही आप पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। नंबर एक, जो प्रिंट माध्यम है इनमें स्थायित्व होता है। नंबर दो, इन्हें हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और इसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे हमारी डिक्शनरी वगैरह होती है उनको, उनकी तरह जो है हम इनको यूज कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का विस्तार होता है। तो नेक्स्ट जो विशेषता है बेटा वो क्या है, कि मुद्रित माध्यमों से लिखित भाषा का विस्तार होता है। देखिए भाषा में नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, और जब हम मुद्रित माध्यमों को पढ़ते हैं तो जो है भाषा का भी विस्तार होता है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। अब लिखित भाषा में क्या है बेटा, कि हम जो है व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का भी हमें पता चलता है, यानी कि अनुशासन की मांग रखती है लिखित भाषा। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता आती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी, शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है, देखिए बोलने में आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं उस समय, लेकिन लिखने में क्या है कि आपकी जो राइटिंग है वो भी देखी जाती है। प्रिंट माध्यमों में व्याकरण भी, भाषा भी और उपयुक्त शब्द का प्रयोग भी। यहाँ नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है, यानी काफी लोगों तक पहुंचना है, तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाए। तो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए अगर प्रिंट माध्यम है और उसके जरिए जो है आपने एक संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या होगा कि हमें ऐसी भाषा चूज करनी पड़ती है प्रिंट माध्यम में कि जो बहुत सारे लोग जो है आसानी से समझ सके। ऐसी भाषा हमें जो है चूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। कि भाई हम जो है लिखी हुई को पढ़कर उस पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स जो है गहराई में जाकर जो है हम लिख सकते हैं। हम उसका विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब है कि हम जो है उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, उसको कि कहाँ तक ये जो है हमारे लिए लाभदायक है, कहाँ तक ये खबर, तो यदि हमारे पास जो सामने सब कुछ रिटर्न है तो हम बहुत गहराई से उस पर मंथन कर सकते हैं। तो ये भी जो है मुद्रित माध्यमों की विशेषता है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की शिक्षा योग्यता हासिल की हो। तो मुद्रित माध्यमों की विशेषता क्या है कि मुद्रित माध्यमों को वही पाठक पढ़ सकते हैं जो मतलब क्या होंगे, जिनके पास योग्यता होगी और जो पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने जो है एक प्रकार से औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा जो है प्राप्त की हो। जैसे बच्चों आप स्कूल में जैसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, औपचारिक शिक्षा, समय पर आते हैं जाते हैं, तो ये है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जैसे डिस्टेंस की एजुकेशन है हमारी, जिसमें आपको डेली जो है जाने की जरूरत नहीं होती है, आप एग्जाम दे सकते हैं ईयरली, तो वो है आपका अनौपचारिक शिक्षा। उसमें जो है कोई औपचारिकताएं जो है आपको वहन नहीं करनी पड़ती। तो क्या है
कि मुद्रित माध्यमों का पाठक जो है वही हो सकता है जो साक्षर हो। साक्षर क्या होता है बेटा? जिसको अक्षर ज्ञान हो, जिसको पढ़ना और लिखना आता हो, जिसने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी या सीमा भी है। देखिए, अब तक पढ़ी हमने मुद्रित माध्यमों की खूबियां, अब खामियां। खामियां क्या है बेटा? मुद्रित माध्यमों की कमजोरी है कि इसे निरक्षर के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, निरक्षर है, उसके लिए मुद्रित माध्यम कोई जो है मुद्रित माध्यमों का कोई महत्व नहीं है। उसके लिए तो अक्षर भैंस बराबर। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों की भाषा के साथ शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों, जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। माध्यमों एक कोर्स टीवी है, तुरंत संचालित नहीं। या क्या हो बेटा? नंबर वन तो ये है कि यह जो है निरक्षर लोग इसे नहीं पढ़ सकते। मुद्रित माध्यमों को निरक्षर लोगों के लिए यह किसी काम नहीं है। उनको जो है निरक्षर लोग नहीं पढ़ सकते। तो ये कमी प्रिंट माध्यम की। दूसरा क्या है कि जो लेखन करने वाले हैं, प्रिंट माध्यम का लेखन करने वाले हैं, उनको जो है पाठकों की भाषा संबंधी उनकी रुचियों का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी कमी क्या है प्रिंट माध्यम की? कि तीसरी जो कमी है वो ये है कि प्रिंट माध्यम के कारण, मुद्रित माध्यम के कारण तीसरी है बेटा, हम रेडियो और टीवी और इंटरनेट की तरह जो है हर सेकंड की खबर जो है प्रिंट माध्यमों से नहीं ले सकते। ये एक निश्चित अवधि पर ही प्रकाशित होते हैं। जैसे सप्ताह में एक बार कई मैगजीन हैं जो साप्ताहिक हैं, मासिक हैं, या फिर 15 डेज में जो है छपती हैं। तो हम जो है, या अखबार भी होते हैं बेटा, तो कई जो है दैनिक भी होते हैं। दैनिक में भी जो है हमें जैसे अखबार में क्या है कि हमें 24 घंटे में एक बार जो है खबर मिलती है, और साप्ताहिक पत्रिका में सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। तो कि भाई एक अखबार में जो है समाचारों को एक्सेप्ट करने की एक निश्चित समय सीमा होती है कि 24 घंटे के जो है समाचारों को ही हम उसमें प्रकाशित करते हैं, और इसको जो है समाचार की डेडलाइन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा बेटा कि डेडलाइन किसे कहते हैं?
अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा हुई है, उसे हम जो है डेडलाइन कहते हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा बच्चों, तो ये अंडरलाइन करेंगे आप। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री जो है प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रकाशन मीन्स छपाई, कि भाई कितने घंटे के समाचार हमने आज के अखबार में कितने बजे से कितने बजे तक के छापते पड़ेंगे, तो इस बात का भी जो है उनको ध्यान रखना पड़ता है। इसको जो भी मुद्रित माध्यमों में लेखन कार्य करते हैं उन लोगों को। मुद्रित माध्यमों में लेखकों को जगह स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, तो आपको उस शब्द सीमा ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। अब समाचार पत्र में जो है हर न्यूज की अपनी एक जगह होती है, तो ये हर उस जो है मुद्रित माध्यमों के तो जो है स्पेस का, जगह का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है कि यह समाचार कितने शब्दों में छूना भी नहीं चाहिए। महत्व किसे कितनी जगह मिलेगी। मुद्रित माध्यमों के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को भी जो है दूर किया जाता है, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती छप जाए। इसके लिए अखबार पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादक टीम होती है। तो अखबार या पत्रिका का संपादक होता है बेटा, उसके साथ एक जो है पूरी टीम काम करती है। जैसे अखबार का भी संपादक होता है, तो उसके साथ भी पूरी टीम काम करती है। जो भी जिस विषय में एक्सपर्ट होता है, जिसको भाषा संबंधित त्रुटियां निकालनी संबंधित त्रुटियां निकालेगा, स्पेस कवर करना है वो स्पेस के बारे में मतलब डिस्कस करेगा, छपाई का काम करना है वो छपाई करेगा। तो एक पूरी टीम जो है संपादक के साथ काम करती है। और संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी जो है प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री में गलतियां अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना होता है। मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो मुद्रित माध्यमों का जब लेखन करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब मुद्रित माध्यमों के लिए कार्य करते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी, शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। तो मुद्रित माध्यमों के लिए थर्ड वो मुद्रित माध्यमों की खामियां विशेषताएं। कल मैंने आपको दे दिया था क्वेश्चन, आज बनेगा मुद्रित माध्यमों की खामियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। में लेखन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है। योग पर छोड़ देना।
दूसरा समय सीमा और आवंटित संसाधन का हर हाल में जरूरी है। यानी कि समय सीमा कि इस समय से इस समय की जो है खबर इस आज के अखबार में छापी जाएगी, वो तो होगी समय सीमा। दूसरा आवंटित जगह की इस समाचार को इतनी जगह दी जाएगी, हो जाएगी आवंटित जगह। हर पॉइंट है बेटा, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियां और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। लेखन और प्रकाशन के बीच कि मान लीजिए समाचार लिख दिया है, उसके बाद प्रकाशित होने तक कोई भी अशुद्धि उसमें नहीं रहनी चाहिए। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तारतम्यता का मतलब है कि जैसे ये नहीं है कि भाई एक समाचार कुछ रख दिया है उस पेज पर, दूसरा जैसे आपको देखें ये पृष्ठ खेत संबंधी समाचार इसमें आएंगे, इसमें शेयर बाजार संबंधी इस पृष्ठ पर जो है समाचार आएंगे। यानी कि तारतम्यता ये नहीं है कि फ्रंट पेज पे ही हम खेल संबंधी दे देंगे तो फ्रंट पेज पे जो है मुख्य समाचार होंगे, उसके बाद जो है हर मतलब ये जो तारतम्यता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा रेडियो। तो रेडियो जो है ये भी हमारा जनसंचार का माध्यम है। तो अभी हमने पढ़ा सब कुछ ध्वनि स्वर है, रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें ध्वनि स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से चालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रेडियो जो पत्रकार है उनको अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार या फीचर को पढ़ते हुए कोई खास बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है। देखिए अगर हम समाचार पढ़ रहे हैं बेटा, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो यदि हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम ही पर समाचार सुन रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट समाचार ही हमें सुनाएंगे। तो और यदि हमें कोई अर्थ समझ नहीं आता तो हम शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में उसका अर्थ देख सकते हैं। लेकिन रेडियो समाचार में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ भी सकते हैं। यदि हम समाचार पत्र पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो के जो श्रोता का यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती, वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होता है कि भाई किस समय जो है समाचार आएंगे जो है रेडियो पर, वो उस समय का इंतजार करता है और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार जो है उसे सुनना होगा। चाहे उन समाचारों में उसका इंटरेस्ट है या नहीं, उसे बारी बारी से ही सारे समाचार सुनने पड़ते हैं। और यदि आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो अपनी जो है रुचि के अनुसार पहले वही जो है समाचार पढ़ सकते हैं। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही जो है उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय उसके पास होता है। यदि कोई क्लिष्ट यानी कि कठिन शब्द आ जाता है समाचारों में, किसके कौन से समाचारों में, रेडियो समाचारों में, और वो जो है श्रोता को समझ नहीं आता तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह उस शब्द को डिक्शनरी में देख सके
या इधर उधर जाकर किसी से पूछ सके, क्योंकि तब तक अगले समाचार लिख जाएंगे। अगर वह शब्दकोश अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन जो है, समाचार जो है आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। भाई जैसे हम समाचार पत्र में पीछे के आगे के कहीं से भी समाचार पढ़ सकते हैं, ये सुविधा जो है रेडियो में नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दें। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय यानी कि लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप या ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लीनियर माध्यम या एक रेखीय माध्यम। तो टेलीविजन और रेडियो कैसे माध्यम है? लीनियर माध्यम बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे एक रेखीय, एक रेखीय जो माध्यम है वो बोलेंगे। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक है। तो टेलीविजन में हम जो है ध्वनि, शब्द, ध्वनि और दृश्य सभी जो है देख सकते हैं। टेलीविजन में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, मतलब जैसा दृश्य होगा वैसे ही शब्द होंगे। जैसा नजारा टेलीविजन पर आप देखेंगे वैसे ही शब्दों का प्रयोग आपको जो है करैक्टर, जो भी पात्र हैं वो करते नजर आएंगे। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज में सब कुछ है। रेडियो जो है शब्द और आवाज से ही जो है सारा काम करता है, उसमें दृश्यों का कोई महत्व नहीं है, दृश्य हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ शब्द और आवाज। नेक्स्ट है बेटा, वैसे तो तीनों ही माध्यम प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारण के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। कि रेडियो प्रसारण के समय जो श्रोता है उनको बंद कर बैठना पड़ता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, ऊपर टाइम है कि किस टाइम न्यूज आएंगे और हम सुनेंगे, इस प्रकार जो है रेडियो में हमें बंद कर बैठना पड़ता है। तो अब आता है कि जो रेडियो समाचार है उसकी संरचना। तो बच्चों, रेडियो समाचार की जो संरचना है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं हमारे टेलीविजन जो माध्यम है जनसंचार का, उसकी खूबियां और खामियां। रेडियो जो है, रेडियो जो माध्यम है जनसंचार का, उसकी खूबियां और खामियां, और प्रिंट माध्यम की जो है कमियां आप लिख चुके हैं, और खूबियां जो है आप लिख चुके हैं, कमियां आपने मेंशन करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों सारे जो है आपने मेंशन करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक भी जो है आप नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, हैव यू एनी डाउट स्टूडेंट? Yes, beta. You can raise hands if you have any doubt. Yes, beta. Have you any doubt? You can raise hand. Otherwise, I am leaving the meeting. Okay. We will meet in next time.